अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज 2 सितंबर 2024 है। 2 सितंबर 2024 एक आम सा दिन ही होता, लेकिन ये पाकिस्तान है और यहाँ पर मामलात किसी और ही तरीके से चलते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इससे पहले एडवोकेट जनरल के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं। कई दहाइयों से, मैं कहूँगी अब तो वो 2-3 दहाइयों से लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं और अचानक से, क्योंकि वो कुछ हलकों के लिए बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हुए, तो उनकी डिग्री मनसूख करा दी गई उस यूनिवर्सिटी से जिससे उन्होंने पढ़ा। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ होने वाली ये पूरी कार्रवाई किसी आइसोलेशन में देखी नहीं जा सकती। इसको कुछ वाकयात के साथ मिला करके ही देखना पड़ता है और फिर बार बार ख्याल आता है उस एक मुकदमे का जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मुकदमे से बहुत सी मुमासलत रखता है, क्योंकि उस वक्त भी एक जज को फैसला देने ही की बुनियाद पर एक अचानक से छुपे हुए बंद मामले में फंसा के एक मुकदमे का सामना करवाया गया था और वो मुकदमा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीद ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के खिलाफ पूरी स्टेट मशीनरी एक्टिव की गई थी, क्योंकि वजह वो खुद भी यही बताते हैं और नजर भी यही आती है और समझ भी यही आती है कि उन्होंने फैजाबाद धरना जैसा फैसला दिया था और इससे पहले भी मुख्तलिफ मकामात पर वो सख्त मौकिफ रख रहे थे रियासत के बारे में। और फिर जस्टिस काजी फरीद ईसा के खिलाफ उस वक्त की हुकूमत ने, जो कि इमरान खान की हुकूमत थी, एक रेफरेंस दायर किया और उस पर अब वो हुकूमत पीछे हट गई और वो समझती कि रेफरेंस उस वक्त के जो DGISI थे, फैज हमीद, या फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी मंशा से लाया गया था। लेकिन खैर वो मामला गुजर गया। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का भरपूर साथ दिया न सिर्फ उनके साथी जजेस ने, बल्कि मुल्क भर की बार काउंसिल्स ने और मीडिया हाउसेस ने भी। लेकिन अब के बार जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मुकदमा है, तो इस मुकदमे में हालात वाकयात बहुत मुख्तलिफ हैं। वो नहीं है जो उस वक्त थे, वो उस किस्म की सेंसरशिप भी नहीं है जो उस वक्त थी, लेकिन बहुत सी मुमासिलत इन दोनों मुकदमात के दरमियान है। इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं और साथ बात ये भी करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के दौर में एक जज के खिलाफ इस तरह की स्क्रूटनी होना, और उस पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद हम जो बातें कर रहे हैं, हमें यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का आइडिया नहीं है, हम तो जाहिल हैं, हमें पता नहीं है सिंडिकेट फैसले कैसे करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबको मालूम है कि मौजूदा दौर के अंदर या फिर पाकिस्तान में जब भी किसी को कॉर्नर करना हो, दीवार से लगाना हो, रास्ते से हटाना हो, तो वो भी वाकयात गढ़ लिए जाते हैं और वो भी हालात बना दिए जाते हैं जब आपको लगता है कि शायद सब ठीक कह रहे हैं और यही एक शख्स गलत है। लेकिन उस अकेले तन्हा शख्स के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के साथ भी खड़े रहे हम जैसे बहुत से लोग, और फिर जब खड़े रहे उनके साथ तो उस वाक़े का, उस वक्त का कोई अफसोस इसलिए नहीं होता क्योंकि उस वक्त उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही थी। और ये एक अलग किस्सा है कि अब जब उनको खुद एक पावर मिली है तो उसके बाद उनका कंडक्ट क्या है, ये एक डिफरेंट किस्सा है। लेकिन जो हमारी रियासत का एक, जिसे आप कह सकते हैं, हम आम लफ्ज़ों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी करते हैं, सख्त है, लेकिन एक फाशिज़म है, एक फिस्तायत है जो कि रियासत दिखाती है उन आवाज़ों के ख़िलाफ़ जो उनको अच्छी नहीं लगती। चाहे वो जज हों, चाहे वो मीडिया के अफराद हों, सहाफ़ी हों, चाहे वो किसी भी इदारे से रखने वाले, अब तो असातिज़ा प्रोफेसर ही क्यों ना हों, चाहे वो शायर हों, चाहे वो आम शहरी हो, हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहा हो, वो रियासत के लिए किसी भी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। वैसे भी कोई शख्स या नागुज़ीर नहीं है, मगर खैर हम प्रिसाइसली ये देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा और जस्टिस जहांगीरी के मुकदमे में मुमासलत क्या है। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा, जिनकी अहलिया और बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि 2011 से 15 के दरमियान उन्होंने लंदन में 3 प्रॉपर्टीज़ खरीदी और उनको अपनी वेल्थ जो स्टेटमेंट है उसमें डिक्लेयर नहीं किया। और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि क्योंकि ये तो आपका ख़ानदान है, तो आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखानी थी। और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का जो दिफा था अपने हक में वो ये था कि मेरी अहलिया एक आज़ाद, खुद मुख्तार काम करने वाली पेशेवर खातून है और मेरे बच्चे भी बालिग हैं, और अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो मेरे डिक्लेयर करने में नहीं आती। खैर ये मामला था, इसमें जो बेसिक क्वेश्चन था
जिसका जवाब रेफरेंस के दौरान चीफ जस्टिस कादी फरीसा से ना तो बहुत रिग्रेसली लिया गया, क्योंकि हमने देखा था कि जब नजरसानी चीफ जस्टिस कादी फरीसा के रेफरेंस की शुरू हुई थी तो चीफ जस्टिस कादी फरीसा, उस वक्त जस्टिस कादी फरीसा थे, वो खुद अपने केस को प्लीड कर रहे थे। उनकी अहलिया, उनकी बेटी रोजाना उनके साथ आती थी। रोजाना एक सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के जज को अपने अहल खाना के साथ कमरे अदालत के चक्कर काटते देखना, एफपीआर जाते देखना, एक बाकायदा जिस तरह स्टेट आपके खिलाफ हो जाए तो सिर्फ उस फिस्तायत का सामना करते देखना किसी के लिए भी एक मैसेज था। और जब वो रिव्यू हम हो भी रहा था, जब रिव्यू पिटीशन में चीफ जस्टिस कादी फरीसा खुद अपने सारे साथी जजेस के सामने आर्ग्यू कर रहे थे, तो माहौल अदालत का ऐसा होता था कि वहां पर अगर कोई सवालात हो भी जाते थे तो साथी जजेस हमें नजर आते थे एक दूसरे के साथ एक दूसरे को रोकते धोकते। कई मरतबा हुआ कि जजेस जब उठकर जाया करते थे पीछे एंटी रूम की तरफ, तो एक दूसरे को रोकते धोकते, एक दूसरे को बातें सुनाते भी हमें नजर आते थे कि आज अगर तुम हो, आज अगर वो खड़ा है वहां पर, तो कल को आप भी हो सकते हो। इस किस्म की बातें बड़ी सुनने को मिलती थी। एक ओवरऑल डिस्ट्रेस किस्म की सिचुएशन थी। लेकिन उस तमाम तर सूरत हाल के अंदर एक सवाल जिसका जवाब चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने ना तब दिया, ना उन्होंने आज तक दिया, वो यही था कि उनकी वाइफ के साथ उनका ज्वाइंट अकाउंट था जिससे कि पैसे जाके वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई। लेकिन ये तमाम तर फैक्ट, ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी से निकलकर जिस बात, जिस नुक्ते पर चीफ जस्टिस कादी फरीसा को उनके रेफरेंस में फायदा हासिल हुआ था, वो नुक्ता ये था कि टाइमिंग क्या है उनके खिलाफ रेफरेंस आने की। तो टाइमिंग वो है जब उन्होंने स्टेट एजेंसीज के खिलाफ, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उनके खिलाफ, फिर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, खासतौर पे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा ये अपनी हदूद में रहने से मुतालिक अहकाम जारी किए, तो उसके बाद उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया फौरी तौर पर। चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने 6 फरवरी 2019 को तकरीबन ऑर्डर सुनाया था फैजाबाद धरना का, और 5 महीने के बाद या 6 माह बाद उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया। तो ये रेफरेंस आ जाना बिल्कुल भी, हम ये बात करें कि आइसोलेशन में नहीं है। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चीफ जस्टिस कादी फरीसा चैलेंज करते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई से रोक दिया जाता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो 10 रुकनी फुल कोर्ट था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, वो भी जज थे, वो हेड कर रहे थे, तो उन्होंने रेफरेंस तो कॉश कर दिया, लेकिन एफपीआर को छानबीन करके तहकीकात करने का हुक्म दिया, और बाद में रिव्यू में उन तहकीकात को भी रोक दिया गया। अब ये तमाम तर चीजें, उस वक्त जो चीफ जस्टिस कादी फरीसा का मुकदमा था वो ये था कि जासूसी की गई एक जज की, जानबूझ के उसके तमाम तर जो प्रॉपर्टी के मामला थे, जब कुछ और नहीं मिला तो उनको ला करके जज को सफर करवाया गया। ये प्ली थी, और इसी प्ली की बुनियाद पर कि एक जज की जासूसी की गई, चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने कुरान की वो तमाम तर आयात भी कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई थी, जिसके तहत उन्होंने बताया कि कैसे किसी जज की जासूसी करना, एक प्रॉक्सी पिटिशनर के जरिए उसको घसीटना अदालतों में, इसलिए सिर्फ कि वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए सिर्फ कि वो एक आज़ाद जज है, इसलिए सिर्फ कि वो आपसे मैनेज नहीं हो रहा, आप एक नाइंसाफी करें। और ये बदनीयती का नुक्ता लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके रेफरेंस को खत्म भी किया। अब इस तमाम तर सूरत हाल को बिल्कुल इसी तरह से आप जस्टिस जहांगीरी के केस में लगा लें कि जस्टिस जहांगीरी, जो कि तकरीबन पिछले 5 साल से या 4 साल से, रफली हम देखें 4.5 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की डिग्री को अचानक से कराची यूनिवर्सिटी मंसूख कर देता है। उस वजह पर भी मैं जाती हूँ, बहुत से लोग उसको एग्जैक्टली जाली डिग्री देख रहे हैं, लेकिन क्या वो जाली डिग्री है, ये भी हमें देखना है। जाली डिग्री का जो पूरे का पूरा फेक डिग्री का कंसेप्ट है वो कुछ और है, और ये मामला कुछ और है। अगर किसी ने हाल ही में, हम सभी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा किस किस्म के मसाइल है, और लॉ कॉलेजेस को लेकर के किस किस्म के मसाइल है। लेकिन खैर, ये 1989 का मामला है, 1989। आज से कम अज कम अगर आप रफली लगाएं 37 साल बनते हैं, और 37 साल बाद आके आप एक शख्स की LLB की डिग्री मनसूख कर रहे हो इस पॉइंट के ऊपर कि क्योंकि उनको एग्जाम देने से रोक दिया गया था। जब उन्होंने बाद में एग्जाम दिया 1 साल के बाद, तो वो जो उन्होंने इम्तिहान दिया, वो इम्तिहान तो वो दे नहीं सकते थे, उन्होंने अपने वालिद का नाम चेंज किया, फिर वो जो एनरोलमेंट नंबर थे, वो एनरोलमेंट नंबर मुख्तलिफ हैं, वो बाद में किसी और को अलॉट हो गए। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आपको एक एनरोलमेंट नंबर अलॉट हो जाए तो बाद में वो बदल जाए। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हैं। लेकिन इस फैक्चुअल कंट्रोवर्सी से हटकर अगर आप इसको चीफ जस्टिस कादी फरीसा वाले केस के तनाजुर में देखें, तो निकाल दे चीफ जस्टिस कादी फरीसा को सिनेरियो से और वहां पर फिट कर दे जस्टिस जहांगीरी को, और निकाल दे असासों के मामले को और लगा दे डिग्री के मामले को, तो आपको सिमिलर किस्म का केस नजर आएगा। यानी एक जज ने टिरियान वाइट केस में आपका साथ नहीं दिया, वहां उन्होंने उसको उड़ा करके रख दिया
उस जज ने 6 जजेस के खत की बुनियाद बना दी। एक तो टेरियान वाइट केस ही आपको पता है कि जो इमरान खान की बेटी का केस है, बेसिकली वो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस जज ने पकड़ा उस जज के खिलाफ हमने मुहिम देखी। उसके बाद जस्टिस जहांगीरी के सामने ये मामला आया टेरियान वाइट वाले केस में, 21 मई को उन्होंने भी खारिज कर दिया उस मुकदमे को, नहीं जो रियासती पॉलिसी थी टेरियान वाइट केस में उसको बाय किया, फिर उनको सामना करना पड़ा। लेकिन जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ पहले से स्टेट मशीनरी एक्टिव हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि जस्टिस जहांगीरी 6 जजेस के खत की बुनियाद भी बने, उनके घर से कैमरा बरामद हुआ, कैमरे के साथ एक चिप थी, चिप के अंदर बहुत सी रिकॉर्डिंग्स थी, पता चला जजेस की सर्वेलेंस हो रही है। उसके बाद जस्टिस जहांगीरी जो इंतखाबी उज़्रदारियां सुनने के लिए इस्लामाबाद के 3 हल्कों के लिए ट्रिब्यूनल बना, उसको भी उसमें जस्टिस जहांगीरी को ट्रिब्यूनल बना दिया गया, तो जस्टिस जहांगीरी ने वहां भी हल्के खोलने की इंडिकेशन दे दी, वो वहां पे सख्त तरीके से कार्रवाई करने लगे। इस पूरे सिनेरियो के अंदर यानी एक जज है जो कि आपकी जो जिस तरह का आप चाह रहे हैं पॉलिसी उसके साथ नहीं वो खड़े हो रहे। फिर उन्होंने एक तकरीर भी की थी, उस तकरीर में भी उन्होंने ये हवाला दिया था कि आप एक जज जो है वो उसको धमकाया जाता है, हमारे ऊपर हमें किस किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है, इसकी बात की। तो फिर जब एक जज नहीं आपकी मर्जी पर पूरा उतर रहा, मंशा पर पूरा उतर रहा और उसके खिलाफ आप इस किस्म के हरबे आजमाएं कि कई सालों बाद उसके तालीमी इदारे को अप्रोच करें और तालीमी इदारे के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट के तहत एक दरख्वास्त जाए और तालीमी इदारा इतना जिम्मेदार कि 37 साल बाद उन्होंने फौरी तौर पर एक जो कमेटी है UFT वो बना दी और फिर वो अनफेयर UFM और अनफेयर मीन्स कमेटी ने जो है वो बैठ करके बाकायदा उनकी डिग्री के मामले की छानबीन करके उसको मनसूख कर दिया। अब डिग्री मनसूखी के बाद जज काम कैसे कर रहा है? किसी भी जज को ओहदे से हटाने के लिए, उसके खिलाफ तहकीकात के लिए, उसके खिलाफ शिकायत आने पर या उसके खिलाफ तहकीकात की हुक्म देने का एक ही इदारा है और उस बॉडी है बेसिकली, और उस आईनी बॉडी का नाम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हमारे आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 209 बिल्कुल वाज़ेह है, कोई इबहम उसके अंदर नहीं है कि किसी भी जज के खिलाफ जो शिकायत है या किसी भी जज के खिलाफ जो चलने वाला मामला है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी किसी की बहस पे काम ना कर रही हो, अपना आज़ादाना काम भी कर सकती है, खुद नोटिस ले सकती है, किसी मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई का आगाज कर सकती है और सदारती रेफरेंस के जरिए भी कार्रवाई का आगाज कर सकती है। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्टिव ना पहले किया गया, जबकि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एक वकील बेसिकली है जो कि शायद हाई कोर्ट के ही वकील हैं, उनके कहने पर उनका एक रेफरेंस शिकायती दरख्वास्त उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 मई से पेंडिंग पड़ी है, अभी तक उसको लगाया भी नहीं गया है और उसको नहीं लगाया गया और 5 मई के बाद ही हाई कोर्ट के अंदर एक फुल कोर्ट भी बन गई। उसने बैठ करके जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को बाकायदा नोटिस भी कर दिए। लेकिन उस तमाम तर कार्रवाई के बावजूद कराची यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री मनसूख कर दी और डिग्री मनसूखी की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जस्टिस जहांगीरी के कुछ एनरोलमेंट नंबर्स का इशू है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा नुक्ता जो कि हर कोई शायद हम नहीं मिस भी नहीं कर रहा है लेकिन जिसको हम सबको सामने रखना चाहिए वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के ही जो ये रेफरेंस के बाद जो नजरसानी का फैसला था जिसमें उनके खिलाफ तहकीकात को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, उसके अंदर लिखा जजेस ने कि एक जज को भी मुकम्मल फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A के तहत हासिल है और जज से भी फेयर ट्रायल का हक आप नहीं ले सकते हैं। तो फिर जस्टिस जहांगीरी का फेयर ट्रायल कहाँ गया? जस्टिस जहांगीरी को बुला करके यूनिवर्सिटी की UFM कमेटी नहीं पूछ रही और ना ही उनसे यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट है वो पता कर रहा है, मालूमात ले रहा है कि आपने डिग्री कैसे हासिल कर ली, आपको तो एग्जाम देने से रोका गया था। यहाँ जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बनती है। उस वक्त तो जस्टिस जहांगीरी एक स्टूडेंट थे और कोई बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली नहीं है, कोई बहुत ही बड़े इलाके से नहीं आए हुए, किसी बहुत ही तगड़े ख़ानदान जिस तरह होता है ना, कुछ हमारे कुछ ख़ानदान पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं उनसे भी नहीं ताल्लुक़ रखते, एक स्टूडेंट थे। तो उनका इतना असर रसूख कैसे था कि कराची यूनिवर्सिटी ने उस वक्त अगर उनको मना ही किया था इम्तिहान देने से तो फिर इम्तिहान भी दे दिया और बाकायदा डिग्री भी दे दी और उस डिग्री पर उस शख्स ने इतना अरसा प्रैक्टिस भी कर ली और वो जज भी बन गए। जुडिशल कमीशन से भी सवाल होना चाहिए, उन लॉ फॉर्म से भी
सवाल होना चाहिए। फिर उन जो जुडिशल कमीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही यानी चीफ जस्टिस के ही अंडर एक आईनी एक और बॉडी है जो जजेस तक कवर करती है, उस आईनी बॉडी से भी सवाल होना चाहिए, उसके तमाम मेंबरान से भी पूछना चाहिए। तो इसके लिए जिस एक बॉडी को इस वक्त फाल होने की जरूरत है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ के खिलाफ जब उस वक्त मिर्जा शहजाद अकबर ने एसेट रिकवरी यूनिट में तहकीकात का आगाज कर दिया था और वो एसेट रिकवरी यूनिट सिर्फ बनाया ही टांगे खींचने के लिए गया था, तो उस ARU की बुनियाद पर जो कुछ हुआ था, तो अभी भी जो एक और इदारा, एक यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट या एक यूनिवर्सिटी की UFM कमेटी जब किसी जज के खिलाफ तहकीकात कर रही है, तो वो भी दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्या आपसे तहकीकात मांगी? कहा यह जा रहा है कि जो वहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दरख्वास्त आई वो इस्लामाबाद से गई। इस्लामाबाद से कौन लेकर गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर गई, किसी जज ने किया फाइल, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस तो जस्टिस जहांगीरी के साथ खड़े हैं जो वक्तन फवक्तन वो रिमार्क्स देते रहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बड़ा क्लियर मैसेज दे चुके हैं। तो ये क्या पूरी की पूरी सिचुएशन है? और अगर जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्टिव होती है तो उसके अंदर क्या चीफ जस्टिस आमिर फारूक बैठेंगे जो इस मामले पर ऑलरेडी एक फैसला महफूज करके बैठे हैं, और उसके अलावा जो तौहीन अदालत का नोटिस भी उन्होंने ले रखा है, उस बेंच की सरबराही भी कर रहे हैं, जस्टिस जहांगीरी के ट्रिब्यूनल वाले मामले पर भी उनका दिफा करते नजर आते हैं, तो क्या वो इस मामले के अंदर होंगे? और फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको जल्द फाल होकर इस मामले को देखना नहीं चाहिए। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों का मंजरनामा ये है कि कोई अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही, वक्त कम है। अगर चीफ जस्टिस कादी फैज़ के जरिए ही इस मामले को निपटाने का इरादा है गवर्नमेंट का, जैसा कि आज एक और बड़ा अहम मामला भी आया, उस पर हम बाद में बात करेंगे, एक्सटेंशन का मामला है, उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं एक्सटेंशन तो नहीं लूंगा लेकिन अगर सबकी मुद्दत बढ़ा रहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ये जो पूरा तमाम तर मामलात हैं, इस तनाजुर में अगर तहकीकात का आगाज चीफ जस्टिस ने ही करना है तो वो अभी तो नहीं हो रहा, क्योंकि फिलहाल ना मेंबर्स पूरे हैं ना ही इस वक्त हालात वाक़यात हैं। लेकिन ये खामोशी एक जज के खिलाफ मुहिम को हर गुजरते दिन के साथ तूल दे रहा है। तो देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रद्द अमल आना है, या फिर जो जज साहब हैं जिनकी इस वक्त डिग्री मनसूख कर दी गई है और उसकी वजह मैं आपको बता चुकी, हम इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं, तो उन जज साहब को उस डिग्री मनसूखी के साथ ही अपनी इस मुहिम का सामना भी करना पड़ेगा, काम भी करते रहेंगे। ये बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालात का जवाब देने का फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी है। और फिलहाल कम से कम इस एक हफ्ते के अंदर, या आप कह सकते हैं कि 12 सितंबर तक तो हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फाल होती नजर नहीं आ रही है। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।